हेलो फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के क्या कॉजेज यानी क्या रीजंस थे। हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन लाया गया यानी जो सरकार को चेंज करने जैसा बड़ा काम किया गया वो हुआ कैसे। का, सरकार को चेंज करने के जो रीजंस यानी जो वजहें थी वो हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ्रांस में कई ऐसे कॉजेस यानी वजहें थी जिसकी वजह से फ्रांस के जो कॉमन लोग थे यानी आम जनता थी फ्रांस की वो खुश नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा था। उनकी कंट्री को डेवलप होने के ठीक मौके नहीं मिल रहे थे और वो इस रीजन से खुश नहीं थे। तो 1789 में फ्रांस के कॉमन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो मोनार्की को यानी इस रूलर के राज में नहीं रहेंगे और उन्होंने मार्च किया फ्रांस के पैलेस में यानी जो फ्रांस का पैलेस था उसमें वो लोग गए और फ्रांस के रूल को ओवरथ्रो कर दिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं फ्रांस के कॉमन लोग हैं जो कि फ्रांस के नेशनल फ्लैग के साथ फ्रांस के पैलेस यानी फ्रांस के महल जहाँ पे किंग लुई 16 जो कि फ्रांस का रूलर था रहता है वहां पर अटैक कर रहे हैं यानी हल्ला बोल रहे हैं, जिनसे उन्होंने जो फ्रांस का रूलर था किंग लुई 16 उसको पावर से ओवरथ्रो कर दिया यानी पावर से फोर्सफुली वायलेंस के साथ हटा दिया। तो अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू अ चेंज इन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। जाहिर सी बात है, अगर एक देश की सरकार को बदल दिया जाएगा तो उस देश का पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि पहले फ्रांस एक रूलर के अंडर थी यानी एक राजा के अंडर था, लेकिन अब फ्रांस में लोगों की आम जनता का राज आ चुका था। तो इसकी वजह से फ्रांस की पॉलिटिक्स यानी सरकार जैसे चलाई जाती है वो पूरी तरीके से बदल गई। और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो कायदे और कानून जो फ्रांस के हर लोगों को फॉलो करने हैं यानी कि मानने हैं वो भी बदल गए, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी नए कायदे और कानून बनाए गए जिससे कि आम जनता और जो क्लर्जी में थे यानी जो राजा के परिवार के लोग थे उन्हें बराबर रखा गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1789 द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजंस। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन जो आउटकम था वो यही था कि पहले फ्रांस में मोनार्की यानी उस तरह की सरकार चल रही थी जिसे एक राजा चलाता है यानी कि राजघराने के थ्रू सरकार को चलाया जाता था। लेकिन 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया गया उसके बाद राजा की जगह बॉडी ऑफ सिटीजन्स यानी कि जो आम जनता है उन्हीं में से चुने गए लोगों ने सरकार को चलाना स्टार्ट किया। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। It was proclaimed that henceforth the French people would shape the destiny of their country। यानी कि ये सब करने के बाद फ्रेंच लोगों ने ये प्रोक्लेम किया यानी ये डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि आज के बाद फ्रांस की सरकार जो है वो किसी राजा की नहीं लेकिन आम जनता की होगी, यानी आम जनता खुद इस देश की डेस्टिनी यानी किस्मत को लिखेगी। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ और इसके क्या क्या इफेक्ट्स आए समझ आ गया होगा। अब हम इसके इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बहुत ही क्लियर बात है कि अगर इतनी बड़ा चेंज यानी क्रांति किसी देश में लाई जाएगी कि उस देश की पूरी सरकार और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बदल दिया जाएगा तो उसके काफी इफेक्ट्स होंगे। फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स आए यानी फ्रांस कैसे बदल गया वो हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने के बाद ये बहुत जरूरी था कि लोगों को अपने देश से प्यार में रखा जाए, यानी कि लोगों में देशभक्ति की भावना यानी कि नेशनलिज्म की भावना जगाई जाए। उस जगाने के लिए जो दो चीजों का यूज किया गया वो थे ल पैत्रे एंड ल सिटीजन। ल पैत्रे यानी कि द फादरलैंड। जैसे भारत में हम भारत को अपनी माता कहते हैं वैसे ही फ्रांस में उनके देश को वो अपना फादरलैंड यानी पिता की धरती समझते हैं। और जो दूसरा आइडिया फ्रांस में पॉपुलर किया गया वो था ल सिटॉइन यानी द सिटीजन का। इन दोनों ही बातों को बहुत महत्व दिया गया और पॉपुलराइज किया गया यानी आम जनता तक पहुंचाया गया कि ये जो देश है वो उनके पिता की तरह है और जो इस देश में रहने वाला सिटीजन है उसके कुछ राइट्स हैं यानी वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग था उसे बदल दिया गया और अब
जो रॉयल स्टैंडर्ड यानी जो पहले मोनार्क यानी राजा का फ्लैग था उसे बदल के एक नेशनल फ्लैग लाया गया जो कि एक ट्राई कलर था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये 3 कलर से बना हुआ फ्लैग है, रेड, येलो और ब्लू, जिसे कि ट्राई कलर कहते हैं। जैसे कि इंडिया का फ्लैग भी एक ट्राई कलर है जिसमें कि सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर है। इसीलिए ये रेड, वाइट और ब्लू कलर से बना हुआ फ्रांस का फ्लैग लाया गया उनके रॉयल स्टैंडर्ड की जगह। उसके अलावा एक नेशनल असेंबली बनाई गई, यानी कि सिटीजन्स कैसे अपने देश में रूल करेंगे उनकी एक असेंबली यानी कि ग्रुप बनाया गया जो कि सरकार को चलाएंगे। उसके अलावा हिम्स, ओथ्स एंड कमेमोरेशन ऑफ मार्टियर्स। हिम्स यानी कि सॉन्ग्स जो अपने देश के प्यार में हम लोगों ने बनाए। उसके अलावा ओथ्स यानी कि ये वादे किए गए कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करेंगे और देश में लोगों का राज रहने देंगे। उसके अलावा जो लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यानी देश को, सरकार को बदलने की जो लड़ाई थी उसमें जिन लोगों का देहांत हुआ यानी जो लोग मर गए उन्हें शहीद कहा गया यानी कि मार्टियर्स कहा गया। और उन्हें कमेमोरेट यानी कि उन्हें बार बार याद किया गया। जैसे आज भी हम हमारी आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों को शहीदी मिली जैसे कि भगत सिंह, गांधी जी, उन्हें हम आज भी याद करते हैं ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जो है उसे बरकरार रखा जाए। इसीलिए फ्रांस में भी ऐसे देशभक्ति के सॉन्ग्स यानी कि हिम्स बनाए गए। ओथ्स यानी कि लोगों की तरफ से वादे किए गए कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करेंगे। और जिन लोगों की मृत्यु फ्रांस को आज़ादी दिलाने में यानी कि उसके रूलर से छुड़ाने में हुई थी उन्हें कमेमोरेट किया गया यानी उन्हें रिस्पेक्ट दी गई और याद किया गया। उसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार बनी जहाँ से फ्रांस का सारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी फ्रांस सरकार का सारा काम होगा। उसके अलावा सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि फ्रांस के जो लॉज थे यानी कायदे कानून थे वो सबके लिए बराबर नहीं थे। किसी एक ग्रुप को तो सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, अपनी सारी कमाई ही टैक्स में देनी पड़ रही थी, और एक ग्रुप ऐसा था जिसे कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन अब फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने के बाद जो कायदे कानून बनाए गए वो सबके लिए बराबर थे, चाहे वो रूलर की फैमिली के लोग ही क्यों ना हो या चाहे वो क्लर्जी में यानी चर्च चलाने वाले नोबेल लोग हों, सबको टैक्स देने की जरूरत थी। उसके अलावा जो चीज हुई वो थी एबॉलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज। जैसे कि मैंने आपको कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वीडियो में बताया था कि फ्रांस में काफी इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज थे, यानी कि फ्रांस के अंदर ही काम करने के लिए लोगों को बार बार सरकार को पैसे देने पड़ते थे ड्यूटीज और ड्यूज की फॉर्म में। लेकिन अब जो इंटरनल ड्यूटीज और ड्यूज थी यानी कि फ्रांस में अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हूँ या सामान भेजना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए ड्यूटीज और ड्यूज देने की जरूरत नहीं थी। उसके अलावा एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि चीजों को नापने और तोलने का एक कॉमन सिस्टम जो कि पूरे देश में फॉलो किया जाएगा उसे इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि बिजनेस करने में आसानी हुई। उसके अलावा लोगों से कहा गया कि वो भाषा को एक पारिसियन फ्रेंच भाषा ही यूज करें और अलग अलग डायलेक्ट यानी अलग अलग तरीके से भाषा को यूज ना किया जाए। इन सब चीजों को करने का फादरलैंड, सिटीजन, ट्राई कलर, हिम्स, ओथ्स, मार्टियरडम और पारिशियन फ्रेंच, ये सब चीजें सिंबल है नेशनलिज्म की। यानी वो चीजें हैं जिनका एम यानी कि मकसद यही है कि लोगों में जो है अ, अपने देश से जुड़ने की भावना और अपने देश को प्यार करने की भावना और कॉमन आइडेंटिटी यानी कॉमन चीजें, लोगों की सेम भाषा, सेम फ्लैग, सेम जो है सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि चीज़ों को नापने और तोलने का सेम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। वो सब चीज़ें इसीलिए की गई ताकि फ्रांस में अब लोग बराबरी से रह सकें और आगे चलकर कोई भी ऐसा रेवोल्यूशन यानी कि जो सरकार को बदलने का लड़ाई है वो दोबारा ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है। और वीडियोस के लिए एक्विजिशन ऐप डाउनलोड कीजिए और क्विज सेक्शन में जाके हमारा क्विज अटेंड कीजिए। थैंक यू।